Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with new video. So I am going to start part 2 of series Achiever, and in this part we will cover sexual reproduction in flowering plant. So this is second chapter of class 12 CBSE as well as class 12 of NCERT books. Clear? This chapter is very important because CBSE point of view से इसका एक वेटेज है. वेटेज मीन्स कि आपने अगर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सीखे हैं तो इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होता है एंड समटाइम्स इट आल्सो कवर्स विद 3 मार्क्स क्वेश्चंस. क्लियर? एंड दिस चैप्टर हैज सेपरेट वेटेज इन द नीट एग्जामिनेशन. क्लियर ना? सो इट सिंपली मीन्स कि इस चैप्टर की एक वेटेज तो है, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं या मैं उसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं. बात समझ में आ रही है आपको? और इस चैप्टर को, इस पार्ट 2 ऑफ सीरीज अचीवर को हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं क्योंकि इस सीरीज का जो पर्पस है दैट इज मेनली मेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन. और मैंने ये सीरीज का जो पार्ट 2 स्टार्ट किया है, पार्ट 1 भी बिल्कुल मैंने इसी चीज पे बेस्ड रखा था कि आपकी प्रिपरेशन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो. एंड इस पार्ट का जो मेन पर्पस है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन. अब नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से एक एडवांटेज तो ये मिलता है ना कि वी विल कवर द एंटायर एकेडमिक पोर्शन, वी विल कवर द एंटायर एनसीईआरटी टॉपिक्स बट इन अ एलैबोरेटिव मैनर. क्योंकि अगर हम एलैबोरेट नहीं करेंगे, कंटेंट को समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आएंगी. ओके? और इस सीरीज का जो पार्ट 2 है दैट इज द पार्ट 2 ऑफ सीरीज अचीवर, इसका मेन एजेंडा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस सीरीज में, मतलब पार्ट 2 ऑफ सीरीज अचीवर में, हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं. सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि हम लोग वीडियो के बीच में एकेडमिक क्वेश्चंस कवर करेंगे, मींस प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करेंगे एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अब इस चैप्टर का जो टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये टाइटल बहुत सी चीजें क्लियर कर रहा है. पहली चीज तो यही क्लियर कर रहा है ये बाय द स्टेटमेंट दैट द रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस इन द फ्लावर. रिप्रोडक्शन फ्लावर में होगा, यानी एक चीज तो क्लियर है ना कि फ्लावर इज द साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फ्लावर्स बनाता कौन है? फ्लावर्स बनाते हैं एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर. ये चीज तो आपने पढ़ा होगा. और आपको एक बात पता है ना कि जिम्नोस्पर्म से ही इवॉल्व हुए हैं एंजियोस्पर्म. ये चीज पता है ना? और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सो इस चैप्टर का टाइटल ही एक चीज क्लियर कर रहा है कि हमें सिर्फ फ्लावर के इर्द गिर्द घूमना है. अगर इस चैप्टर को समझना है then we have to cover the component of flower, mainly the reproductive cells. अब एक और important चीज, angiosperm produces flower for the sexual reproduction. but आपको पता है flower actually है क्या? flower को shoot modified बोलते हैं. और जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का, मतलब एंजियोस्पर्म सॉरी, जब जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हो रहा था तो फ्लावर का मतलब ये था कि जिम्नोस्पर्म में शूट का मॉडिफिकेशन हुआ, शूट मॉडिफाइड हुआ एंड दे मेनली मॉडिफाइड फॉर दिस पर्पस ओनली. पर्पस क्या था? पर्पस था प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. एंड ऐसा माना जाता है कि इस मॉडिफिकेशन में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन इन्वॉल्व था एंड दैट हार्मोन वाज फ्लोरिजन. And that floragen modified the shoot in that aspect that it develops into a flower. बात समझ में आ गई ना? It means कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुआ. जब जिम्नोस्पर्म की शूट का मॉडिफिकेशन हुआ
ड्यू टू द हार्मोन फ्लोरिजन, तब ये मॉडिफिकेशन इसी पर्पस के लिए हुआ था कि इट प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड फ्लावर इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So this is the site for sexual reproduction. अब ये एक और चीज की तरफ इशारा कर रहा है. साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक चीज समझ में आ रही है ना आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. कैरेक्टरिस्टिक है इट रिक्वायर्स टू पार्टनर्स, मीन्स बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन. तो इट इज ऑब्वियसली कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी वी रिक्वायर two parents of opposite sex, and if these two sexes are present on a same individual, then we call it as a hermaphrodite or bisexual condition. बात समझ में आ रही है ना आपको, क्योंकि हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कंडीशन मेनली हमें मिलेगी hermaphrodite और bisexual. So अब ये फ्लावर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इसके कंपोनेंट्स को पहले हम लोग डिस्कस कर ले, तब हम लोग पहुंचेंगे उस कंपोनेंट पे जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा. क्योंकि मैंने भी बताया ना इट रिक्वायर्स टू पार्टनर्स, इट्स अ बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन. तो टू पार्टनर्स तो चाहिए, यानी फ्लावर में हमें एक मेल पार्टनर भी चाहिए एंड एक फीमेल पार्टनर भी चाहिए. क्लियर ना. तो अगर ये दोनों ही पार्टनर सेम फ्लावर पे प्रेजेंट हो तब हम इसे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर. बात समझ में आ रही है आपको. अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है दिस इज नोन एज एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल इज नोन एज गाइनोशियम. तो चलिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं इस डायग्राम के थ्रू. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, ओके. और इस डायग्राम के थ्रू पहले सारे कंपोनेंट समझ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उस कंपोनेंट्स पे आएंगे जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. बात समझ में आ रही है. तो थोड़ा सा ये जो पैसेज है ये मैं क्लियर कर लूं ताकि लेबलिंग में डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. तो जितना हम डिटेल में जाएंगे, जितना अच्छे से कंपोनेंट्स को समझेंगे, उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन होगी हमारी एकेडमिक एज वेल एज नेट एग्जामिनेशन की. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेस. और बेस में सबसे पहली चीज है ये स्टॉक, एंड दैट स्टॉक इज, और मैं जब भी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं तो मैं सिक्वेंटियल ऑर्डर में एक्सप्लेन करता हूं ना. इसका मतलब मैं लेबलिंग को नंबर दूंगा. नंबर का मतलब मैं सिक्वेंटियल ऑर्डर में चलूंगा कि पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग कहां तक पहुंचे. ओके. सो दिस इज द स्टॉक विच इज नोन एज पेडिसिल, एंड अगर ये प्रेजेंट है तो फ्लावर पेडिसिलेट बन जाता है. अगर ये एब्सेंट है तो फ्लावर को सिसाइल बोलते हैं. हर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करना है क्योंकि नीट के क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं. तो पेडिसिल अगर प्रेजेंट है तो फ्लावर बन जाएगा पेडिसिलेट. अगर ये एब्सेंट है तो फ्लावर बन जाएगा सिसाइल, SESSILE, दैट इज सिसाइल कंडीशन. अब इस स्टॉक के ऊपर हम चले तो ये जो दो मैंने लीफ मेंशन की है, दिस इज एक्चुअली दैट लीफ विच इनिशियली कवर्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बड कंडीशन. अगर आप एक छोटी सी कली को देखेंगे ना तो जिस ग्रीन लीफ से वो कवर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज कैलिक्स, और जैसे ही फ्लावर का डेवलपमेंट होता है इट शिफ्ट्स टू बॉटम एंड इट बिकम्स सेपल. तो पेडिसिल नंबर 1 एंड ये नंबर 2 सेपल्स. क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं तो इसे सेपल्स ही कहना ठीक रहेगा, हम इसे कैलिक्स के फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते. अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं रेड, ये तो अंडरस्टूड दिस इज फ्लोरल लीफ, एंड इस फ्लोरल लीफ को हम बोलते हैं पेटल्स. एंड पेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, दे आर वेरी ब्रिलियंटली कलर्ड, दे आर वेरी हाईली फ्रेग्नेंट एंड अबंडेंस ऑफ नेक्टर. तो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लावर एंड थर्ड कंपोनेंट इज पेटल्स. क्लियर है आपको. अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना विच इज मार्क विद ब्लू, ये जो एक सैक और एक लॉन्ग स्टॉक आपको दिख रहा है,
दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एंड ये पूरा पोर्शन है एंड्रोशियम. द फोर्थ कंपोनेंट इज एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल. बात समझ में आ रही है आपको? और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ना, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये है फिफ्थ कंपोनेंट, दैट इज गाइनोशियम. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. अभी हम लोग इसके डिटेल में भी चलेंगे. तो एंड्रोशियम, ये जो आप देख रहे हो ना एंडोशियम, इट हैज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज एंथर. एंड ये जो स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट. तो एंथर एंड फिलामेंट आर द पार्ट ऑफ एंड्रोशियम. बात समझ में आ रही है आपको? और ये जो थ्री कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स है इसको भी मैं मेंशन करूंगा. देखिए, एक तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज स्टिग्मा, एंड ये जो स्टॉक जा रहा है दिस इज स्टाइल, एंड स्टिग्मा स्टाइल के बाद ये जो रेड बाउंड्री आपको दिख रही है, ये पोर्शन है ओवरी, एंड ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल. तो ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल एंड आउटर टू ओवरी, जो ब्लैक कवरिंग आपको दिख रही है, दिस इज द थैलेमस पार्ट. ओके, तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के कंपोनेंट्स के बाद दिस इज द सिक्स्थ कंपोनेंट, थैलेमस. क्लियर? तो मैं एक बार फिर से शो कर दूं, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, छोटा सा जो लीफ है बिल्कुल बॉटम पे, दिस इज सेपल्स. इसके बाद ये जो फ्लोरल लीफ है, दिस इज पेटल. मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल इज एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल इज गाइनोशियम. गाइनोशियम इज हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, स्टिग्मा, ये स्टॉक, स्टाइल एंड ये ओवरी. एंड एंड्रोशियम आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, एंथर एंड द लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट. बात समझ में आ गई आपको? एंड ओवरी के ऊपर ये जो ब्लैक कवरिंग है, दिस कवरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज नोन एज थैलेमस और स्टॉक पेडिसल. So a flower is said to be complete flower when it has all the four whorls. So two whorls are there in the form of androecium and gynoecium 1 and 2, and the other two whorls are non-essential in the form of calyx and corolla. Clear ना? तो this is the third component and fourth component. अगर ये चारों components present है तब तो फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर माना जाता है. अगर कोई एक भी कंपोनेंट एब्सेंट है तो इस कंडीशन को हम इनकम्प्लीट फ्लावर की फॉर्म में मेंशन करते हैं. अब थोड़ा सा कैलिक्स एंड कोरोला को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पोर्शन को कवर करेंगे, बिकॉज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द मेन components of the flower, because these are the site for the sexual reproduction. So calyx, mainly it is green in color and it covers the entire flower component like corolla, androecium and gynoecium. So it is also a very important part क्योंकि ये cover करता है flower को, protect करता है from the predators, and the characteristic is it is green in color and it protects the flower up to maturity. Okay? तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा एनसीईआरटी ने कवर भी नहीं किया है. एंड दिस इज द सफिशिएंट पार्ट क्योंकि ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बिकॉज दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैलिक्स and it is green in color, so it performs little photosynthesis. Now when the calyx separates, जब separate होगा तो member क्या बन जाएगा? The individual member is known as sepals. Clear ना? Similarly corolla को outermost whorl बोलते हैं
आउटरमोस्ट वर्ड, एंड इसकी भी प्रॉपर्टी है ना, दे आर वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज दे आर ब्रिलियंटली कलर्ड, ओके, एंड हाईली फ्रेगनेंट। तो ये हाईली फ्रेगनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को या अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर द पॉलिनेशन पर्पस। ये भी हम लोग आगे कवर करेंगे, ओके। हाईली फ्रेगनेंट एंड अबंडस नेक्टर। नेक्टर तो आपको पता है ना, इट्स अ स्वीट शुगरी फ्लूइड on which the honeybees feed, and it gives you the honey, and honey is mainly the product of flower nectar। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो पेटल की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, द मेंबर इज नोन एज पेटल्स। तो पेटल्स की प्रॉपर्टीज कितने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक्टर से भरा हुआ है, हाईली फ्रेगनेंट है, तो ये अंडरस्टूड है ये अदर ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट तो करेगा। बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स, अदर इंसेक्ट्स, दे मेनली फीड ऑन द पेटल्स फॉर द नेक्टर एंड इन रिटर्न समटाइम्स, और ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, बिकॉज ये सिर्फ फीड करने जाते हैं नेक्टर को, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे पिक द pollen grains from the anther, and इनके जो क्लॉज होते हैं उसमें भी pollen स्टक हो जाते हैं, और जब ये स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो pollen रिलीज्ड हो जाते हैं बिकॉज स्टिग्मा फेदरी होता है, तो इससे पॉलिनेशन हो जाता है। बट अट्रैक्शन तो ये कर रहा है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लावर का। बट आपको पता है इन प्रॉपर्टीज के बाद भी कैलिक्स एंड कोरोला को नॉन एसेंशियल वर्ल्स माना गया है। नॉन एसेंशियल इसलिए माना गया है क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर ना? तो रिमेंबर ऑलवेज दैट कैलिक्स एंड कोरोला आर द नॉन एसेंशियल वर्ल्स। अब ये नॉन एसेंशियल वर्ल्स इनकी बात तो यही खत्म हो गई। हम लोग कवर करेंगे एसेंशियल वर्ल्स को, और एसेंशियल वर्ल्स में अब हमारे पास 2 कंपोनेंट बचे, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अब हम लोग एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को कवर करने वाले हैं, ओके। तो फ्लावर में सिर्फ हमें 2 कंपोनेंट्स कवर करना है जो इन्वॉल्व्ड है रिप्रोडक्शन में। द फर्स्ट वन एंड्रोशियम एंड द सेकेंड वन गाइनोशियम। मीन्स एंड्रोशियम को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, गाइनोशियम इज a female reproductive world। अब इस एंड्रोशियम में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंड्रोशियम इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज एंथर एंड द नंबर 2 इज फिलामेंट। तो एंड्रोशियम हैज 2 कंपोनेंट, फर्स्ट एंथर विच इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट विच इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, ओके। तो इस चीज को हम लोग कवर कर ले। इट्स अ बाइलोब्ड, लोब्ड मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये जो फिलामेंट है इट्स अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर ना? अब गाइनोशियम की बारी है। तो गाइनोशियम में मतलब फीमेल में 3 कंपोनेंट्स आर देयर। तो फीमेल के जो 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें द फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। तो स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन मानते हैं बिकॉज जो पॉलन रिलीज्ड होगा फ्रॉम द एंथर तो इट इज रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ रही है आपको? तो इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। स्टाइल इज अ लॉन्ग स्टॉक and a connecting link between the stigma and the ovary, and ovary is the swollen and the basal part of gynoecium। क्लियर है यहां तक? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
ये जो बंच है ना 1 2 3 4 5 6 आपको एंड्रोशियम दिख रहे हैं, इस एक एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं और एक गाइनोशियम को कार्पल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? सो द मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन and member of gynoecium is known as pistil or carpel. So let's start with the development of stamen or the microsporophyll part first. Okay, so we have completely covered the So we have completely covered the essential walls of flower, that is androecium and gynoecium. So androecium consists of anther and filament, gynoecium consists of stigma, style and ovary. Let's start with the first essential component of flower, and let's see its complete development. So I'm going to start with stamen. अब ये जो टॉपिक है ना स्टेमन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेमन जितना इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नेट एग्जामिनेशन में भी बनते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेमन में डेवलपमेंट भी पढ़ने वाले हैं स्टेमन का, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब विच मेनली कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो स्टेमन और द मेल रिप्रोडक्टिव वल, क्योंकि ये सिंगल एंड्रोशियम है, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स फिल इज देयर, इट सिंपली सजेस्टेड दैट इट इज अ मॉडिफाइड लीफ, एंड ये जो मॉडिफाइड लीफ है ये कंसर्न है या इट इज रिलेटेड और इन्वॉल्व्ड in the production of microspore. अब ये माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर वही कंपोनेंट, वही मेन कंपोनेंट which develops into, later it gives rise to pollen grains, and pollen grains carries male gamete. Okay, ये pollen grains male gamete नहीं होते, it is just a carrier of male gamete because each pollen grain consists of 2 male gamete. बात समझ में आ गई आपको? अब इस स्टेमन का डेवलपमेंट कैसे होता है पहले हम लोग को ये समझना है, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेमन अगर मैं इस पोर्शन को शो करूं, क्योंकि मैंने ये पोर्शन अब इसीलिए किया है, हम लोग इस पोर्शन से डेवलपमेंट प्रोसेस समझेंगे। अगर ये स्टेमन थैलेमस से अराइज हो रहा है या पेटल से अराइज हो रहा है, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये स्टेमन, क्योंकि यहां जो स्टेमन अराइज हो रहा है वो थैलेमस से अराइज हो रहा है, तो स्टेमन अगर थैलेमस से अराइज हो रहा है एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, या ये पेटल से अराइज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटालिस। तो एपिपेटालिस इज दैट कंडीशन व्हेन स्टेमन arises from the thalamus or from the petal part. Clear ना? अब सेकेंड कंडीशन क्या है? It may arise from the perianth. Perianth का मतलब क्या होता है? Perianth में और thalamus या petal में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? Perianth में calyx and corolla का एसोसिएशन होता है। अगर ये calyx और corolla की एसोसिएशन से अराइज होता है, मतलब perianth से अराइज होता है, तब इसे एपिफाइलस बोलते हैं। तो इट मीन्स कि 2 ऑप्शंस आर देयर, स्टेमन मे अराइज फ्रॉम द पेटल्स और थैलेमस, पेटल्स एंड थैलेमस। तो स्टेमन मे अराइज फ्रॉम द पेटल्स और थैलेमस, और इट मे अराइज फ्रॉम द पेरियंथ लोब। तब इस कंडीशन में से हम एपिफाइलस बोलते हैं। ये नीट में पूछा जाता है। चलिए, अब एक चीज तो हमने कवर कर ली, एपिपेटालिस एंड एपिफाइलस कंडीशन। अब डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होगा उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले
स्टेमेन अराइज होगा एक स्मॉल प्रोजेक्शन के फॉर्म में, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेमेन अराइज होगा एक स्मॉल प्रोजेक्शन के फॉर्म में, एंड ये स्मॉल जो प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल प्राइमोडियम, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी ग्रोथ, इट्स अ प्रिमिटिव ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल प्राइमोडियम। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोजेक्शन, एक छोटा सा आउटग्रोथ थैलेमस से अराइज हुआ। अब इस प्रोजेक्शन में, इस आउटग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है तो अंडरस्टूड है ना कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगा। जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगा तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? दो सेल्स विच आर कैपेबल फॉर डिवीजन, which means कि it keep on dividing and it keep on adding new cells। तो new cells ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे new cells ऐड होंगे ये elongate होता जाएगा and ultimately ये differentiate हो जाएगा into anther and filament। तो बहुत सिंपल सा स्टेप था ना कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई और न्यू सेल्स ऐड हुए, और ये न्यू सेल्स जो थे ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये इस तरह से एंथर में भी प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट क्या बनता है कि ये अराइज हुआ फ्रॉम द थैलेमस एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, and that projection is known as microsporophyll primordium। ओके, अब इसको फ्लोचार्ट के थ्रू समझिए आप लोग, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इजी है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स परफॉर्म मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एंड इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ये इनलार्ज होगा ना, एंड ये इनलार्ज होने के बाद डिफरेंशिएट हो जाएगा एंथर में एंड फिलामेंट में। पहला स्टेप तो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ना होती तो ये इलोंगेशन ही ना करता, और इलोंगेशन ना करता तो एंथर एंड फिलामेंट का डिफरेंशिएशन ना होता। यहां तक तुम लोगों ने कवर कर लिया। अब डिफरेंशिएशन के बाद अगर ट्रांसफर सेक्शन हम देखें एक यंग एंथर का, सपोज मैं यहां ट्रांसफर सेक्शन शो कर रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, तो ये सिर्फ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है विच इज बाउंडेड बाय एपिडर्मिस। तो दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज बाउंडेड बाय एपिडर्मिस एंड इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो दीज आर द मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो सिंपल सा ट्रांसफर सेक्शन था, ये था ना, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है ये। तो एंथर में सिर्फ आपको यही कवर करना है, अभी फिलामेंट की बात नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसका फर्दर ग्रोथ होगा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो प्रेजेंट है ही। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो ये अंडरस्टूड है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फिर कंटिन्यूड रहेगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टॉप नहीं होगी। अब जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टॉप नहीं होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या, इस चीज को भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। अब होगा ये, जो हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे थे एंथर का, which consists of mass of meristematic cell, so due to meristematic activity it becomes four-lobed structure। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दिस इज द four-lobed structure of anther। तो यहां भी सिर्फ एक ही चीज हुई ना, क्या हुआ है, यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से मतलब फिर डिवीजन हुआ है सेल का, न्यू सेल्स का एडिशन हुआ, और ज्यादा ग्रोथ हुई, और ग्रोथ से
ये 4 लोब स्ट्रक्चर बना। जैसे ये 4 लोब स्ट्रक्चर बनेगा तो अगेन अब आपको वेरियस लेयर दिख रहे हैं ना, 4 लोब स्ट्रक्चर बनते ही एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एपिडर्मिस डिफरेंशिएट करेगा सेकेंड लेयर को विच इज नोन एज हाइपोडर्मिस। तो दिस लेयर इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो टू, ये मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन भी कर दूं, हाइपोडर्मिस फॉर्म्ड इनर टू एपिडर्मिस। ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाइपोडर्मिस सेल्स पे ये जो कंप्लीट लेयर होती है इस पे फाइब्रस थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है, और यही वो लेयर है जो एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है, एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करती है फॉर द लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये भी क्वेश्चन नीट में आता है। बात समझ में आ रही है ना। सो दिस लेयर हैज, दिस लेयर मीन्स हाइपोडर्मिस। मैं यहां ऊपर भी मेंशन कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग किस लेयर को कवर कर रहे हैं। तो formed inner to epidermis and this layer has fibrous thickening। इस पे fibrous thickening होता है, मतलब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, and it is responsible for the dehiscence of anther। dehiscence का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। dehiscence का मतलब होता है rupturing, breakdown of anther। अब जब तक रप्चर नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन कैसे लिबरेट होगा, तो टू लिबरेट पॉलन ग्रेन्स। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक। तो अब हाइपोडर्मिस की ये कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आ गई। एक कैरेक्टरिस्टिक और है हाइपोडर्मिस की कि ये सेल्स जो होते हैं हाइपोडर्मिस लेयर के फॉर्मेशन में, ये जो पूरा लेयर बना है, अब लेयर बना तो ये अंडरस्टूड है ना यार, ग्रुप ऑफ सेल से लेयर बनेगा। तो इस हाइपोडर्मिस के जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लॉन्गर सेल होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसका मतलब ही होता है लार्ज न्यूक्लियस। चलिए, अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, इलोंगेटेड सेल्स, ये सारी चीजें हम हाइपोडर्मिस में कवर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्ट बिलो टू हाइपोडर्मिस अब एक नई लेयर का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड द थर्ड वन इज आर्केस्पोरियल लेयर। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कभी आपको एंथर का डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। तो एपिडर्मिस, okay, the second one is hypodermis and the third one is archesporal layer। तो ये 3 लेयर आपको सबसे पहले याद रखनी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है ना कि इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई थी, एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई और ये 4 लोब स्ट्रक्चर बना। इस 4 लोब स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि it is characterized by the formation of 3 layers. The outermost is epidermis, the middle one is hypodermis and the innermost is archesporal layer। अब ये स्पोरियल लेयर है, यानी कहीं ना कहीं इसी लेयर से हमें स्पोर डिराइव करना है। अब इस आर्केस्पोरियल लेयर का फंक्शन क्या है, देयर आर 4 लोब ना, 1 2 3 एंड 4, 4 लोब दिख रहे हैं ना आपको। ये आर्केस्पोरियल लेयर हर लोब पे एक आर्केस्पोरियल सेल को डिफरेंशिएट करेगा, यानी हर लोब पे एक आर्केस्पोरियल सेल का डिफरेंशिएशन होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो दिस इज द 4th कंपोनेंट, आर्केस्पोरियल सेल। ओके, इसको बहुत से स्टूडेंट्स आर्चेस्पोरियल बोलते, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी हो, वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आर्केस्पोरियल सेल, which gets differentiated from आर्केस्पोरियल लेयर। अब इस सेल की इंपॉर्टेंस क्या है,
बात समझ में आ रही है ना आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखा, और ये ट्रांसफर सेक्शन क्यों देखा? क्योंकि इलोंगेशन हुआ था ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन, देन stalk and sac like structure means anther, they differentiated, फिर एंथर में मेरिस्टेमेटिक सेल्स, देन इस मेरिस्टेमेटिक सेल से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से एंथर बिकम्स फोर लोब्ड, और इस फोर लोब्ड में कैसे फोर लोब्ड बनेगा? तो एपिडर्मिस विल स्टे देयर, सेम एज इट इज एपिडर्मिस रहेगा, देन हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एपिडर्मिस एज अ मिडिल लेयर, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और आर्केस्पोरियल द इनर मोस्ट लेयर विच डिफरेंशिएट आर्केस्पोरियल सेल। क्लियर है यहां तक? अब इस आर्केस्पोरियल सेल में माइटोसिस होगा। अब देखिए माइटोसिस होगा तो एक सेल से दो का फॉर्मेशन होगा ना, तो यहां पे ये परफॉर्म हुआ माइटोसिस, एंड माइटोसिस से क्या होगा? माइटोसिस से अंडरस्टूड है, एक सेल आएगा अंदर की तरफ, ये आ गया अंदर की तरफ सेल, और एक चला जाएगा बाहर की तरफ, ये आ गया बाहर की तरफ सेल। जो सेल बाहर की तरफ जाएगा इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ये वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड इनर वाला जो है ये बनेगा स्पोरोजिनस सेल। ओके, एंड यही स्पोरोजिनस सेल लेटर डेवलप होगा इनटू माइक्रोस्पोर, एंड दैट माइक्रोस्पोर डेवलप होगा इनटू pollen grains. So we have covered the development of microsporophyll, mainly the development of anther. Now we will observe the structure of microsporangium now. अब structure of microsporangium कैसे observe करना है? बहुत सिंपल है ये। Structure of microsporangium is observed by, अब देखिए इसको observe कैसे करना है। ये जो पूरा structure है ना, इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, यानी ये पोर्शन मैंने यहां से कट करके इसको जब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या शो करता है, ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग which is formed by a single layer of barrel shaped cells, and this is the epidermis part. So epidermis is formed by single layer of barrel shaped cells. क्लियर ना? ये वही एपिडर्मिस है जो यहाँ पे आउटर कवरिंग की फॉर्म में थी, फिर यहाँ पे जो आउटर कवरिंग की फॉर्म में थी। ओके, तो अब जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस सेक्शन को कट करके जब देखा हम लोगों ने तो आउटर की तरफ आ गया एपिडर्मिस, तो इट इज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर। क्लियर? ये चीज याद रखनी कितनी लेयर्स यहां पे इन्वॉल्व्ड है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस बनता है विच इज अगेन ए सिंगल लेयर। तो हाइपोडर्मिस का बस यहां हम लोग नाम चेंज करेंगे, हाइपोडर्मिस को तो दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस, एंड हाइपोडर्मिस को हम लोग यहां एंडोथीशियम मेंशन करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कवरिंग, एंडोथीशियम, एंड एंडोथीशियम इज अगेन फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर। तो ये भी सिंगल लेयर है। एंडोथीशियम के इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस लेयर हैज स्पेशलाइज्ड फाइब्रस थिकनिंग एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर की रप्चरिंग यहीं से स्टार्ट होती है। ये चीज आपसे नीट में भी पूछी जाती है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अब एंडोथीशियम के बाद 2 to 3 लेयर्स आती है सेल्स की, एंड ये 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल जो है ये बनता है मिडिल लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर और ये आपका सेकेंड लेयर, एंड दिस वन इज थर्ड लेयर।
क्लियर ना? तो ये 1 2 3, मैंने 3 शो किए बट ये 2 भी हो सकता है। तो ये जो नेक्स्ट लेयर है इट इज द मिडिल लेयर, एंड ये जो मिडिल लेयर है इट इज फॉर्म्ड बाय 2 to 3 लेयर्स। ठीक है, इसी लेयर को हम लोगों ने यहां मेंशन किया है एज आर्केस्पोरियल लेयर। ओके, तो मिडिल लेयर इज फॉर्म्ड बाय 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। अब इनर टू मिडिल लेयर एक और इंपॉर्टेंट लेयर आपको दिख रहा है यहां पे, क्योंकि ये जो वॉल बना था यहां पे ये लेयर बन जाएगा टेप्टम। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होगा टेप्टम, और मैं सिर्फ इतना ही शो कर रहा हूं क्योंकि इतना सफिशिएंट है। एंड टेप्टम में ये जो सेल प्रेजेंट है ये प्रेजेंट होगा स्पोरोजेनस सेल। सो द इनर मोस्ट लेयर इज टेप्टम, एंड टेप्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि पहला फंक्शन क्या है, क्योंकि स्पोरोजेनस सेल को सबसे क्लोजली यही कवर करता है, तो इट नरिशेस द स्पोरोजेनस सेल्स, नरिशेस द स्पोरोजेनस सेल। और ये नरिशेस क्यों करता है, न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड करता है, फॉर द डेवलपमेंट इनटू पॉलन ग्रेन्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पता होनी चाहिए, इस टेप्टम में स्ट्रक्चर्स कई बार ग्लैंडुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो दैट ग्लैंडुलर टेप्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। दैट ग्लैंडुलर टेप्टम इज नोन एज यूबिश बॉडीज, एंड इस यूबिश बॉडीज का फंक्शन क्या है, ये यूबिश बॉडी फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन करता है। एक्साइन इज द आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो ग्लैंडुलर टेप्टम अगर प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड की फॉर्म में, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूबिश बॉडीज, एंड इट फॉर्म्स एक्साइन ऑफ द एक्साइन लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अब बात आती है सेंटर की, तो सेंटर ऑफ द स्पोरेंजियम इज ऑक्युपाइड बाय स्पोरोजेनस सेल। सेंटर में तो स्पोरोजेनस सेल प्रेजेंट है ना। अब इसी स्पोरोजेनस सेल से हम लोग, ये जो सेल आप देख रहे हैं, दिस सेल इज स्पोरोजेनस सेल। क्लियर? तो यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वही स्ट्रक्चर है 4 लोब्ड एंथर, और इसका एक छोटा सा ट्रांसफर सेक्शन कट करके हम लोगों ने जब इसे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो आउटर लेयर इज प्रेजेंट एज एपिडर्मिस विच इज अ सिंगल लेयर, देन द सेकेंड लेयर बिलो टू एपिडर्मिस इज endothecium which is again a single layer, then 2 to 3 layers forming middle layer, and the innermost layer is टेप्टम which gives nourishment to the sporogenous cells. अब सेंटर ऑफ स्पोरेंजियम जो यहां सेंटर देख रहे हैं, इट इज ऑक्युपाइड बाय स्पोरोजेनस सेल। अब होगा क्या, ये जो स्पोरोजेनस सेल है, अब इसके भी आगे हम लोग चले, क्योंकि जो जो पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं उसको क्लियर करते हुए चलना है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। क्लियर? अब होगा क्या, सेंटर ऑफ स्पोरेंजियम इज ऑक्युपाइड बाय स्पोरोजेनस सेल। मैं इसको यहां मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप याद रहे हम लोग कहां तक कवर कर चुके हैं। ऑक्युपाइड बाय स्पोरोजेनस सेल। फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा ये जो 2 साइड्स हैं एंथर की, मैं यहां एक अलग से स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना बना रहे। तो ये जो 2 साइड्स हैं एंथर की, ये डिवाइड हो जाती है, कि जो 2 वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है ये सेंटर पे आके फ्यूज हो जाएगा और एंथर पार्टीशन हो जाएगा बाय ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव which is connected to posterior by connective, and इस connective की इंपॉर्टेंस क्या है, ये connective vascular strand कैरी करता है। ओके, तो this connective carries vascular strand, and ये जो 2 sides जो थी, 2 sides of microsporangium,
fuse together to form longitudinal groove which runs along the length of anther। तो बिल्कुल लेंथ ऑफ एंथर तक ये रन करेगा और रन करने के बाद ये एंथर को डिवाइड कर देगा इनटू 2 पॉलन सैक। अब देखिए इस एंथर में 2 सैक्स बन गए, एक पाउच इस तरफ एक पाउच इस तरफ। तो ये है बिल्कुल मैच्योर एंथर जब लास्ट स्टेज पे माइक्रोस्पोरेंजियम फ्यूज होके लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बना रहा है और एंथर को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पॉलन सैक। तो एंथर यहां इस कंडीशन पे मैच्योर जो एंथर है इस कंडीशन पे ये डाइथियस बन जाता है। डाइथियस का मतलब ही होता है 2 pollen sac। Okay, it means the mature anther has 2 pollen sacs। बात समझ में आ रही है आपको? So in 2 pollen sacs में अभी भी mass of sporogenous cells present होगा। Okay, and that sporogenous cells later develops into pollen grain and तब ये एंथर का dehiscence होगा, ये ब्रेक होगा to liberate the pollen grains। तो अब हम लोग स्पोरोजिनस सेल से आगे की जर्नी कवर करेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड देन द पॉलन ग्रेन। तो दीज आर द स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए स्टार्ट जर्नी हम लोगों ने कहां से की थी, मैं बहुत क्विक रिवीजन दे रहा हूं बिकॉज इस सीरीज के पार्ट 2 में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जर्नी स्टार्ट हुई थी थैलेमस पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन से, एक स्मॉल आउटग्रोथ, दैट आउटग्रोथ जिसको माइक्रोस्पोरोफिल प्राइमोडियम बोला गया। फिर इस प्राइमोडियम में इस प्राइमरी ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे विच कीप ऑन डिवाइडिंग एडिंग न्यू सेल्स, और इस न्यू सेल्स के एडिशन से ये स्ट्रक्चर इलोंगेट हुआ एंड डिफरेंशिएट हुआ एंथर एंड फिलामेंट में। फिर इस एंथर का हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन देखा तो इसमें क्या दिखा हम लोगों को, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये चीज भी आप लोग को याद रखनी है, एंड मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज बाउंडेड बाय एपिडर्मिस। इसके बाद अगेन मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल तो है ही है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंटिन्यूड रही, एंथर 4 लोब्ड हो गया। जैसे ही एंथर 4 लोब्ड होगा एपिडर्मिस से एक लेयर डिफरेंशिएट होगी हाइपोडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस से आर्केस्पोरियल लेयर और आर्केस्पोरियल लेयर से आर्केस्पोरियल सेल। अगर आपने आर्केस्पोरियल सेल को डिफरेंशिएट नहीं किया तो आपको स्पोरोजिनस सेल नहीं मिलेगा, और अगर आपको स्पोरोजिनस सेल नहीं मिला तो आपको माइक्रोस्पोर नहीं मिलेगा, और माइक्रोस्पोर नहीं मिला तो आपको पॉलन ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? बट स्पोरोजिनस सेल को माइक्रोस्पोर बनाने से पहले हम लोगों ने इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, जो मैंने अभी शो किया था। द आउटर लेयर इज epidermis which is formed by single layer of cell, then the second layer is endothecium which is again formed by single layer of cell, then the middle layer formed by 2 to 3 layers, and the innermost layer is stratum which nourishes the developing pollen grain। क्लियर है ना? अब जैसे एंथर मैच्योर हुआ, एंथर डिवाइड हुआ, यानी जो 2 साइड्स थी माइक्रोस्पोरेंजिया की ये फ्यूज हो गई, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बन गया, और एक मैच्योर एंथर में 2 पॉलन सैक्स बना जिसे हम बोलते हैं डाइथियस एंथर। एंड डाइथियस एंथर के बाद सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि सेंटर इज अगेन ऑक्युपाइड बाय मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल which develops into pollen grain, and that anther dehiscence to liberate the pollen grain। So we have completely finished the development of microsporophyll along with the structure of microsporangium। So as I promise you कि this session is only meant for the preparation of your board examination as well as competitive examination। So here are some questions related to previous year board examination, and the first question is talking about why the anthers are known as dithyes। अब ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली थी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डाइथियस एंथर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डाइथियस एंथर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि when the anther matures it is divided by a longitudinal groove and it forms 2 pollen sac।
अब ये जो ट्रू पॉलन सैक वाला स्ट्रक्चर है ये हम लोग कवर कर चुके हैं. बिकॉज ऑफ द ट्रू पॉलन सैक्स द एंथर इज डिस्क्राइब्ड एज डाइथियस एंथर. ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, आई होप ये याद होगा आपको कि अभी जस्ट हम लोगों ने कवर किया था इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इस वाले पोर्शन में यू हैव टू मेंशन from the outer to inner single layer of epidermis, single layer of endothelium, then 2 to 3 layers forming middle layer, and innermost layer is tapetum which encloses the sporogenous cell. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग कवर भी कर चुके थे and it is a very important question, so I hope कि सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझ चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब याद होगा आप लोगों को जब हम लोगों ने इस डायग्राम को कवर किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखें तो ये पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, एंथर एंड फिलामेंट, देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो फीमेल में the gametophyte is ovule which is formed inside the ovary, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड मेल में the gametophyte is pollen grain which is produced inside the anther. Okay, इसमें you have to mention anther for the male gametophyte and ovary for the female gametophyte, and mention also the gametophyte क्योंकि male gametophyte is pollen grain which consists of 2 male gametes, and female gametophyte is ovule which is present inside the ovary. यहां तक समझ में आ गया ना आपको? आई होप ये दोनों ही सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुके होंगे. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपली पूछ रहा है हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर. तो question is talking about how many microsporangium are there. तो it is understood ना कि जब स्पोरोजिनस सेल को हम लोगों ने डिवाइड किया था माइटोसिस से, तो इस आर्किस्पोरियल सेल को जब हमने डिवाइड किया था माइटोसिस से, तो इनर में स्पोरोजिनस सेल आया था एंड आउटर वाले को हम वॉल सेल, पेराइटल सेल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. तो इट इज अंडरस्टूड दैट 4 microsporangium are present in a typical angiospermic anther. बात समझ में आ रही है ना आपको? क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनेंगे? जब आर्किस्पोरियल सेल का डिवीजन होगा बाय द माइटोसिस प्रोसेस. क्लियर ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट पार्ट था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, बिकॉज क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टेप्टम. टेप्टम के बारे में पूछा जा रहा है ना कि malfunctioning tapetum is often failed to produce viable gametes. It is very simple. Okay, tapetum is the only layer which nourishes the sporogenous cells for the development into pollen grain. यानी टेप्टम नहीं होगा तो स्पोरोजेनस सेल को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंड ये डेवलप नहीं होगा इनटू माइक्रोस्पोर एंड देन इनटू pollen grain. Okay, so these 4 questions are the previous year board examination question. I hope ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा. वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.